अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप लोगों को मालूम है कि कल जब मैंने कुर्लुस उस्मान की वीडियो बनाई तो उसमें मैंने एंड पर एक मैसेज दिया था और वो मैसेज इस हवाले से था कि गज़ा में जो कुछ हुआ वो हम लोगों के सामने है, लेकिन गज़ा में जो कुछ हो चुका क्या उसको कवर करना ज़रूरी है या नहीं। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं इस मामले में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं उस वक्त ये कवरेज नहीं दे सका कि वहाँ पर क्या होता आया है, लेकिन अब जो कुछ हुआ है मैं उनकी कुछ हाइलाइट्स, कुछ चीज़ें जो वहाँ के लोगों को अभी भी फेस करना पड़ेंगी, जो वहाँ के बच्चे अभी भी फेस करेंगे, जो वहाँ के लोग अभी भी फेस करेंगे, मैं उनको ज़रूर कवर करूँगा। क्योंकि एक पूरे का पूरा शहर तबाह हो चुका। तकरीबन 50,000 लोगों के करीब शहादतें हुई हैं। 50,000 शहादतें। और 50,000 शहादतों का मतलब ये है कि ये वो शहादतें हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, यानी कि ऑफिशियली अनाउंस्ड है। अभी कितनी और शहादतें होंगी, किस हवाले से? क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं और इतने लोग गायब हो चुके हैं जिनके बारे में अब तक ये मालूम ही नहीं कि वो जिंदा भी हैं या शहीद हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम वहां पर जब कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या फिर मलबे को हटाने की कोशिश करते हैं तो नीचे से लाशें निकलती हैं। इवन हम जहां मट्टी की जगहों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं उसके नीचे भी लाशें हैं। यानी कि 50,000 लोग तो सिर्फ वो हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं, ऑफिशियली बताए गए हैं, जिनके नाम वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। तकरीबन 50,000 लोग। आज तक हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि आप 50,000 लोगों के नाम वेबसाइट के ऊपर या कहीं देखें कि ये वो लोग हैं जो शहीद हुए हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो ये तो वो लोग हैं, लेकिन अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये मालूम ही नहीं, क्योंकि लोग यही समझ रहे हैं कि उनका बच्चा फिलहाल उनसे खोया हुआ है। बच्चे ये समझ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स शायद फिलहाल उनसे जुदा हैं, लेकिन कभी ना कभी मिल जाएंगे। ऐसे वाकयात भी देखने को मिल रहे हैं। उसकी स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जानना कि हमारे पास कितने लोगों की शहादत अब तक रजिस्टर्ड हो चुकी है और प्रिडिक्शंस में अल्लाह जानता है कि कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अभी वो चीज़ें हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। यानी कि जो जुल्म सितम हुआ है वो कहानी अभी बंद नहीं हुई है, वो कहानी अभी जारी है। सिर्फ लोगों को ये मालूम हो जाए कि और कितने हैं जो शहीद हुए। ना सिर्फ शहादतें, इसके अलावा कितने ऐसे हज़ारों में बच्चे हैं, हज़ारों में बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनमें खास करके मैं बच्चों और नौजवानों का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि वो आने वाली नस्ल हुआ करती है। उन्होंने आके जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। बड़े जो कर गए होते हैं उसके बाद उन्होंने आगे जनरेशन को कंटिन्यू रखना होता है, अपनी जिम्मेदारियों को कंटिन्यू रखना होता है कि बड़े जो कर गए वो कर गए, अब यहाँ से हमारी जिम्मेदारी है। कितने ही ऐसे लोग हैं, हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान और बच्चे हैं जिनके बाजू खत्म हो चुके हैं, जिनकी टांगें खत्म हो चुकी हैं, जो मेंटली डिसेबल हो चुके हैं, यानी कि चलने फिरने से, खाने पीने से कासिर है। और यह चीज़ उनके साथ लाइफ टाइम रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका कोई इलाज करने की कोशिश की जा सके, लेकिन अगर बाजू कट चुका है, लेकिन अगर टांगें कट चुकी हैं, तो वो चीज़ आपको समझना होगा कि वो भी उनकी लाइफ में एक हिस्सा बन के उनके साथ चलेगा। और ना सिर्फ ये, आप मुझे ये बताइए कि वो लोग जिनको ये मालूम है कि उनकी आंखों के सामने एक बम गिरा था जिसमें उनके पेरेंट्स जो है वो मारे गए या जिसमें जो बच्चे हैं वो मारे गए, अब मुझे ये बताइए वो अगली ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? वो उस लम्हे को जब जब याद करेंगे तो उनके साथ क्या होगा? क्या ऐसे लम्हात को याद करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, या ये लम्हात अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं? इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, मैं उन डॉक्टर्स और रेस्क्यूअर्स की कहानी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिन्होंने वहां पर अपनी तरफ से जो बेहतरीन खिदमात हो सकती हैं वो दी। और डॉक्टर्स में यही नहीं कि जो गज्जा के अंदर रहने वाले लोग डॉक्टर बने थे और गज्जा में अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, बल्कि वो जो यूनाइटेड नेशंस और यूरोप की तरफ से वॉलंटियरली, या वॉलंटियरली बोला जाता है कि जो खुद से एज एन डॉक्टर होकर गज्जा में जिन्होंने जाने का फैसला किया। सबसे पहले तो उनको सल्यूट करता हूं जो ये जानते थे कि गजा में किस हद तक बमबारी जारी है और इसराइलियों ने बिल्कुल नहीं रुकना। उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हमारी जान खतरे में है तो रहे, लेकिन हम गजा खुद जाएंगे और वहां पर जितने पेशेंट्स मौजूद हैं हम जितनी खिदमत कर सकते हैं, जितनों की जानें बचा सकते हैं उतनों की जानें बचाएंगे। तो वो डॉक्टर्स जो यूरोप से और पूरी दुनिया से वॉलंटियरली, यानी कि उन्होंने खुद को पेश किया कि हम जाना चाहते हैं गजा में मदद के लिए, उन्होंने गजा से बचकर वापस आने पर क्या इंटरव्यूज दिए, उन्होंने क्या बताया और वो गजा के अंदर रहते हुए भी क्या बता रहे थे, ये भी इसी सीरीज का हिस्सा होगा। इसके बाद जर्नलिस्ट ने बहुत जबरदस्त काम किया है, यानी कि वो रिपोर्ट्स जो हम तक पहुंच सकी हैं। आप गौर कीजिए कि जब अफगानिस्तान के अंदर जंग छेड़ी गई या जब इराक के अंदर जंग छेड़ी गई, ये पुरानी बातें, क्या मीडिया इतना एक्टिव था
और अगर मीडिया इतना एक्टिव था भी तो मीडिया सोर्सेस क्या हुआ करते थे? हमारे पास मीडिया सोर्सेस CNN था, BBC था, या फिर हमारे नेशनल टेलीविजन्स। लेकिन अब क्या था? अब लोगों के पास मोबाइल फोन्स थे, वो उसके अंदर रिकॉर्डिंग किया करते थे, लोगों के पास कैमरास थे। अल जजीरा की टीम गई हुई थी, CNN और BBC की भी गई हुई थी। शुरू में तो CNN और BBC का स्टैंड से डिफरेंट था, वो उस तरीके से गजा के लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते थे जो उनका हक बनता था। लेकिन क्या हुआ ये कि ये जो मोबाइल फोन हमारे हाथ में है और सोशल मीडिया को जो हमें एक एक्सेस मिला हुआ है, वो वीडियोस वहां पर बनती गई। जो इसराइल ने वहां पर तबाहकारियां की, बमबारियां की, वहां पर लोगों में किस तरीके से खौफ व हरास रहा, किस तरीके से बच्चे, किस तरीके से माएँ बुजुर्ग जितने भी हैं वो शहीद होते चले गए, उनकी वीडियोस मौजूद रहीं। और वो सोशल मीडिया के थ्रू जब अपलोड होना शुरू हुई, तब CNN और BBC जैसे चैनल्स ने अपना स्टैंस तब्दील करने के बारे में सोचा। क्योंकि पहले ये होता था कि खबरों के जरिए हमारी जहन साजी की जाती थी, और खबर रसां अदारे जो थे, यानी कि जो चैनल्स होते थे जिसमें BBC है, CNN है, बड़े बड़े चैनल्स होते थे, ये वही खबरें दिया करते थे जो इनकी गवर्नमेंट इनको अलाउ किया करती थी। लेकिन अब वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इंपैक्ट पड़ा कि पूरी दुनिया के अंदर बाकायदा तौर पर वो मुजाहिरे देखने को मिले जो अफगानिस्तान की वॉर में नहीं देखने को मिले, इराक की वॉर में नहीं देखने को मिले। तो ये जो पूरा क्रेडिट है, आज अगर मैं आपसे कोई कहानी शेयर कर पा रहा हूं, आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फलस्तीन में होने वाले तमाम तर मामलात के बारे में पता है, तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो उन जर्नलिस्ट का जो कैमरा लेकर, माइक लेकर उस तरफ भागा करते थे जहां पर धमाका हुआ करता था, जहां पर बम गिराया जाता था, जहां पर बिल्डिंग गिरा करती थी। और वहां पहुंचकर आप मुझे ये बताइए कि जहां पर धमाका हुआ हो वहां से लोग किधर जाते हैं? उस जगह को छोड़कर आगे की तरफ भागते हैं, और वो इसलिए भागते हैं कि उनकी जिंदगी बच जाए। लेकिन इन लोगों ने, मैं इनको सलूट पेश करता हूं इन जर्नलिस्ट को, इन्होंने जितनी कहानियां हो सकी कवर की, और न जाने कितने ही जर्नलिस्ट इसके अंदर भी शहीद हुए। उनको पता था कि ये बहुत खतरनाक काम है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल की IDF की हिट लिस्ट के अंदर ये जर्नलिस्ट भी आ चुके थे कि ये मीडिया कवरेज दे रहे हैं। तो उनको पता भी होता था कि यहाँ पर मीडिया के लोग हैं जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं, जिनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका दुनिया की किसी भी एक्सट्रीमिज्म जमात से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका सिर्फ इस चीज से ताल्लुक है कि वो यहाँ पर होने वाले मामलात को आगे बढ़ाएं। और IDF नहीं चाहती थी, इसराइल नहीं चाहता था कि उनके ये गंदे काम, ये काला मुंह, ये काला चेहरा, जिसकी वजह से उनको भी पता था कि अगर ये चीज सामने आएगी तो उनको दुनिया में कैसे जाना जाएगा, तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये स्टोरीज बाहर निकले। लेकिन जर्नलिस्ट ने ये काम किया, उन्होंने भी अपनी जान जोखम में डाली, मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ। और बहुत से जर्नलिस्ट इसके अंदर शहीद भी हुए। उन तमाम तर शहीद होने वाले जर्नलिस्ट को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। इसके साथ साथ उन बच्चों के बारे में भी बात करूंगा, उन ऑर्फन्स के बारे में भी बात होगी जिनके सर पर अब कोई भी नहीं बचा। न जाने कितने ऐसे खानदान हैं जिनके सिर्फ बच्चे बच गए हैं, 2 या 3, उनका दादा दादी, नाना नानी, खाला चाचा फूफा कुछ भी नहीं, नो पेरेंट्स, नो ब्रदर, नो सिस्टर्स, वो सिर्फ खुद कर रहे हैं। और अभी उनको ये नहीं पता कि आगे उनकी जिंदगियों में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करना पड़ेंगे। तो ये कहना कि सीज़फायर हो गया है गजा के अंदर और हमारा काम मुकम्मल हो गया है, नहीं। अभी ये लोग जिनके पास सिर्फ मलबा बचा है, अभी ये लोग जो ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए हैं, वहां पर पता नहीं किस किस किस्म के वेपन्स यूज किए हैं उन लोगों ने, जिसके केमिकल के असरात, जिनके बहुत से इस किस्म के असरात के आप देखें कि वहां पर अगर तबाही हो चुकी है, वहां के सेवरेज सिस्टम होंगे, बाकी इस किस्म की चीजें होंगी, तो अब वो लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे। इसके साथ साथ एक और कंडीशन जिस पर मैं आप लोगों की तवज्जो इस सीरीज के अंदर लेकर आऊंगा कि हमने ये तो जाना कि उन्होंने गोलियां मारकर निहत्ते लोगों को मारा है, उन्होंने बम मार के निहत्ते लोगों को मारा है, लेकिन कितने लोग वहां पर प्यास से शहीद हो गए, कितने लोग वहां पर भूख से शहीद हो गए। ये सारी किसके जिम्मे थी कहानियां? अगर कहीं कोई जुल्म हो रहा है, फलस्तीन को भी निकाल दें, अगर कहीं कोई जुल्म हो रहा है, एक मुसलमान होने के नाते हमारा यह फर्ज है कि हम उसके साथ खड़े हों। और मुसलमान नाम ही हो तो इंसानियत का तकाजा यह है कि हम उसके साथ खड़े हों। हम कैसे खड़े हो सकते हैं? हम तो पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन बात तो फलस्तीन की हो रही है, बात तो गजा की हो रही है। कितने बॉर्डर्स हैं जो क्रॉस करने पड़ सकते हैं, हम कैसे वहां पर जाएंगे? साथ खड़े होने का मतलब होता है दिल से साथ खड़े होना, एहसास से साथ खड़ा होना, रूह से साथ खड़ा होना कि हाँ, हमें तुम लोगों की तकलीफ है। और जब इंसान तकलीफ में होता है ना, वो अपनी तकलीफ दूसरे को बताता है, तभी वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। और अगर आप लोगों को इस बारे में तकलीफ है, जैसे कि मुझे है,
तो आप भी यही करेंगे। मैं ये जो सीरीज बना रहा हूं या जो भी ऐसा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर मौजूद है जो उनके साथ यकजहती का ऐलान करता है, जो उनका साथ देने का ऐलान करता है, उनके साथ खड़े होने का ऐलान करता है, आपको वो कंटेंट देखना चाहिए। आपको खुद आवाज बनना चाहिए, आपको खुद वीडियोस बनानी चाहिए, खुद लोगों को इकट्ठा करके ये बात बतानी चाहिए, अपने सर्कल में डिस्कस करना चाहिए कि पूरे 24 घंटे के अंदर हम 5 से 10 मिनट तो इस मौजू को डिस्कस करें। ये क्या था, किसी एक घर का इंतकाल था कि फौत हो गए तो 3 दिन बाद भूल जाए? याद रखिएगा, आपके और मेरे इलाकों के अंदर भी ऐसे घराने मौजूद हैं कि एक 32 साल का, 35 साल का, 40-45 साल का शख्स है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ किराए के घर पर रह रहा है, या शायद उसका अपना घर है, वो वाहिद कफील है अपने घर का, और उसकी फौत की हो जाती है। जब वो फौत हो जाता है तो लोग 3-4 दिन के लिए उसके घर में दिलासा देने के लिए जा रहे होते हैं, हिम्मत देने के लिए जा रहे होते हैं कि हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि उस वाहिद कफील के जाने के बाद उस घर में कैसी मायूसी और सन्नाटा हो जाया करता है। वजह उसकी क्या है कि उस घर का दरख्त जो उस घर के लोगों के ऊपर छांव किया करता है, वालिद, वो जब दुनिया से चला जाए तो पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता। और फिर हर ईद, हर इस किस्म का मामला जिसके अंदर बार बार बच्चा अपने वालिदैन की कमी को महसूस करने लगता है। और ये ऐसा नहीं कि 4 साल का बच्चा महसूस करेगा, 5 साल का। ये ऐसी एहसास कमतरी है, ये ऐसा एक मामला है, ये ऐसा एक ट्रेजेडी है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके साथ साथ ये एहसास बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर वो स्कूल में भी जा रहा है और अच्छी पोजीशन भी ले रहा है तो बाकियों के पेरेंट्स आ रहे हैं लेकिन उसके वालिद वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये एक ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। और अब सोचिए, फलस्तीन के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद में वो बच्चे हैं जो कि यतीम हो चुके हैं। आप यकीन मानिए कि 10 साल की बच्ची है और उसके 2 छोटे भाई हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल का। मां चली गई, बाप चला गया, खानदान का कोई फर्क नहीं बचा। ऐसी कितनी कहानियां वहां पर मौजूद है। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम उनका साथ दे सकते हैं, हम डोनेशन कर सकते हैं, हम उनका जिक्र कर सकते हैं। उनके जिक्र करने से, उनके बारे में लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करने से लोग इस बात पर तो कम से कम कायल हो सकते हैं कि अगर हमारे महीने का खर्चा 70,000 है और मैं 80,000 रुपये इनकम अपनी बना रहा हूँ या 1 लाख रुपए इनकम बना रहा हूँ, तो उसमें से चलो यार 5,000 रुपये मैं डोनेशन दे दूँ, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को खाने को मिल जाएगा, स्टडीज़ के लिए कोई मदद हो सकेगी। 5 नहीं तो 4 दे दूँ, 4 नहीं तो 3 दे दूँ, 3 नहीं तो 1 दे दूँ। लेकिन ये जज्बा कब आएगा? मैं ये नहीं कहता कि हम एक शख्स से ये काम करना चाहेंगे, मैं खुद ये काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सुने तो आपके दिल में भी ये जज्बा पैदा हो, हम इस कैंपेन का हिस्सा बने। हम ये बात इसलिए बताएं क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल को पता हो कि फ़लस्तीनी हमसे कितने बरतर हैं, उन्होंने क्या कुछ फेस किया है। क्योंकि उन्होंने जो भी ये पूरे का पूरा माहौल या फिर ये पूरी की पूरी सिचुएशन देखी है, ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खातिर देखी है। क्योंकि फ़लस्तीन के हवाले से इस्लाम क्या तालीमात देता है और इस्लाम में फ़लस्तीन की क्या अहमियत है हम सब जानते हैं। हमारे पैगंबरों की कब्रें वहाँ पर है। ये काम हम नहीं कर सके, ये काम उनके बच्चों ने, उनके लोगों ने किया। तो हमें ये समझना होगा, हमें ये देखना होगा और मानना होगा कि जो काम हम नहीं कर सके, यानी कि उस तरीके से ना हम जाने दे सकते हैं, ना हम में उतनी ताकत है, ना उतनी हिम्मत है, ना हम वो जख्म बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम अपने घरों को छोड़ सकते हैं। हम तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो हम कम से कम उनका इस तरीके से तो साथ दें कि हम उनको डोनेट कर सके, उनका जिक्र कर सके, उनको एक मुआशरे में इज्जत दिलवा सके। तो मेरे भाइयों, मैं इस वीडियो के अंदर, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि इसके अंदर क्या क्या होगा, उसमें मैंने कुछ चीज़ें हल्की सी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो मैं बहुत प्रिपरेशन के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आज की ये एक वीडियो है, लेकिन इसके अंदर भी मैं टोटली वो चीज़ें कवर नहीं कर सका हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने सीरियस और कितने अच्छे सफ़र पर आगे बढ़ने वाले हैं, कि हमारे दिलों में हमारे भाइयों को लेकर एहसास भी पैदा हो और हम वो एहसास दूसरों में भी पैदा करें, अपने मुसलमान भाइयों में। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपका जहन बना चुकी होगी कि आने वाला कंटेंट कैसा होगा। और ना सिर्फ ये कि मेरी आने वाली वीडियोस और उनका एपिसोड इस सीरीज़ के हवाले से कैसे होंगे, मैं इसके अलावा डेली अपडेट्स और डेली जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ प्लस बाकायदा तौर पर क्या चल रहा है हमारे माशरे में, हम कैसे एक करैक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, कैसे लोगों के अंदर एहसास डेवलप कर सकते हैं, लोग नहीं तो दोस्तों के अंदर, दोस्त नहीं तो बच्चों के अंदर, कि हमने भी इस दुनिया का एक हिस्सा बनना है, जो कि हम हैं। लेकिन इस हवाले से हिस्सा बनना है कि हम कोई पॉजिटिव इनपुट कर सकें, कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव पावर्स
अपनी प्रोवाइड कर सके, कोई पॉजिटिव इंटेंट इस दुनिया को दे सके, कोई ऐसा मैसेज दे सकें कि जिसके बाद हमारे मुआशरे में, हमारे लोगों में एक बेहतरी का तसलसल पैदा हो और वो आगे बढ़े। सो फॉर दिस जर्नी आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई वॉन्ट यू टू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।